नमस्कार मित्रों, ये वीडियो है इस्लामिक टेररिज्म के कारणों के ऊपर। मेरे अधिकतर वीडियो सॉल्यूशंस के ऊपर होते हैं। वीडियो और आर्टिकल जो भी मैं लिखता हूं कि भाई हमें गैजेट में क्या लिखना चाहिए, गैजेट में क्या लिखना चाहिए कि जिससे समस्या कम हो। ये वीडियो है जिसमें मैंने कारणों को इसलिए एक्सप्लेन किया है कि इस्लामिक टेररिज्म के पीछे बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि अमेरिका का रोल, वो मीडिया में आया नहीं है। और मीडिया में नहीं आया है तो पेड मीडिया में आया नहीं है, इसलिए कार्यकर्ताओं को इसके बारे में जानकारी कम है। तो जिस चीज जो इम्पोर्टेंट जानकारी जब नहीं होती कार्यकर्ताओं, तो भी मैं कॉज से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं। तो और इस्लामिक टेररिज्म में कि जो पूरा संचालन हो रहा है उसमें एक ग्रुप है वो एंटी अमेरिकन है और एक ग्रुप अंदर से अमेरिका कंट्रोल्ड है। प्रो अमेरिकन नहीं कह सकते, पर वो पूरा का पूरा अमेरिका के कंट्रोल में है और अमेरिका उसका उपयोग करता है बहुत सारे देशों के खिलाफ, जैसे भारत के खिलाफ, रूस के खिलाफ, चीन के खिलाफ। तो उसमें मैं एक एनालॉजी दूंगा कि मान लो आप एक बिल्डर हो, बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो और आपकी इनकम एकाएक बढ़ने लगी क्योंकि मार्केट ऊपर आ गया, आपने बहुत सारे मकान बेचे या गहने बेचे या जो भी, और आपकी इनकम बढ़ी। तो आसपास जो पुलिस कमिश्नर है, जज है, मिनिस्टर है, उसके मुंह में पानी आएगा कि भाई किस तरह से इस बिजनेसमैन को थोड़ा लूटा जाए। तो यदि सीधा आके आपको पैसा मांगता है तो एक्सपोज हो जाएगा, बुरा लगेगा। इसलिए ये जो पुलिस कमिश्नर है, मिनिस्टर है, जज है, वो सीधा आपके पास आके पैसा नहीं मांगेगा। वो किसी गुंडे को कहेगा कि जा इस आदमी को परेशान कर, मेरी गारंटी कोई अरेस्ट नहीं करेगा। जज बोलेगा मेरी गारंटी तेरे को बेल मिल जाएगी, मिनिस्टर बोलेगा मेरी गारंटी कुछ नहीं होगा। वो गुंडा आपको जब परेशान करेगा, दुकान के कांच बाज फोड़ देगा, कस्टमरों को मारपीट के भगा देगा, स्टाफ को डराएगा, तो आपको खुद पुलिस कमिश्नर के पास जाना पड़ेगा, खुद मिनिस्टर के पास जाना पड़ेगा, आपको खुद जज के पास जाना पड़ेगा। तब वो आप उसको सामने से डबल पैसा देने को तैयार हो जाओगे। तो इस तरह से गुंडों का उपयोग, जैसे पुलिस धनिक नागरिकों को कंट्रोल में रखने के लिए उनसे इनडायरेक्टली वो सामने से आके पैसा दे, ऐसी परिस्थिति खड़ा करने के लिए करते हैं पुलिस नेता और जज। वही हिसाब अमेरिका का है कि अमेरिका ने बड़ी संख्या में आतंकवादियों को खड़ा किया। कैसे खड़ा किया वो पूरा मैकेनिज्म मैं बता रहा हूं, ताकि भारत में आके आतंकवादी 100, 200, 500 को मार दे बॉम्बे में या तो पार्लियामेंट में। तो अमेरिका, तो उस समय भारत का जो प्रधानमंत्री है उसको सामने से वॉशिंगटन जाना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर को या फॉरेन मिनिस्टर को, वहां जाके अमेरिका के प्रेसिडेंट के चरण स्पर्श करने पड़ेंगे और वो जो भी फाइल देगा कि भाई इतनी 50 फाइल पे साइन लेके आओ, तो वो फाइल खोले बिना फटाफट साइन कर देगा। वो फिर वॉलमार्ट की एंट्री का फाइल हो, या तो कोई माइनिंग रिलेटेड फाइल हो, या तो कोई भारत में हथियारों का उत्पादन बंद करने से रिलेटेड प्रपोजल हो, जितनी भी प्रपोजल अमेरिका रखेगा वो कर देगा। यानी वही अमेरिका को आप एक पुलिस या जज की तरह मान लो, और जैसे यहाँ का पुलिस और जज है वो गुंडे भेज के व्यापारी को मजबूर करता है कि व्यापारी खुद पुलिस के पास जाके डबल पैसा दे, वही काम अमेरिका कर रहा है। अब ये संचालन कैसे कर रहा है, तो पहले तो मैंने बहुत सारे वीडियो में अमेरिका के प्लस पॉइंट बताए। प्लस पॉइंट यानी हमारे लिए प्लस पॉइंट नहीं, उसके इंटरनल प्लस पॉइंट कि वहां पे ज्यूरी सिस्टम है, राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर है, राइट टू रिकॉल जज है, उसके वजह से वहां पे इंडस्ट्री एफिशिएंट है, इसलिए उसका वेपन प्रोडक्शन, आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन वहां पे बहुत ज्यादा है। वो मैंने और वीडियो में, तो उसके द्वारा उसने सऊदी अरेबिया को पूरा टेक ओवर कर लिया है, ऑफिशियली नहीं अनऑफिशियली। सऊदी अरेबिया, कुवैत, दुबई, वो जो पूरा एरिया है वो पूरा ऑफिशियली आज अमेरिका के कंट्रोल में है। यानी सऊदी अरेबिया का जो राजा है वो अमेरिका से 24 घंटों डर के रहता है कि भाई कहीं अमेरिका उसकी हत्या ना करवा दे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या तो उसके खिलाफ जो विद्रोह खड़ा हो रहा है सऊदी अरेबिया में, यदि विद्रोहियों को थोड़ी भी मदद किया अमेरिका ने, प्रोटेक्शन कवर हटा लिया, तो दूसरे दिन विद्रोही है वो सऊदी अरेबिया के शेखों को मार डालेंगे।
तो इस हिसाब से वो शेख है वो पूरी तरह से अमेरिका से दबे हुए हैं, अमेरिका से घबराए हुए हैं। और अमेरिका का कहा करते हैं, जैसे कि अमेरिका का कहा करते हैं कैसे कि सिर्फ अमेरिका की कंपनी को ही वहां पे पेट्रोल की रॉयल्टी मिलती है। अमेरिका यानी नेटो कंट्री, अमेरिका ब्रिटेन जो नेटो कंट्री है वहीं उनको ही पेट्रोलियम माइनिंग के राइट्स मिलते हैं। तो पेट्रोलियम में माइनिंग की कॉस्ट आती है $5-7, रॉयल्टी देते हैं सऊदी अरेबिया को मुश्किल से $15, $20, $25, और मार्केट में वो पेट्रोल बिकता है $100 में। तो जो $70-80 इस तरह से अमेरिका की कंपनी को फायदा हो गया। इतना ही नहीं, जो $15 सऊदी अरेबिया को रॉयल्टी देते हैं उसमें भी जो पैसा सऊदी अरेबिया की सरकार के पास जाता है या शेखों के पास जाता है, वहां पे जो रॉयल फैमिली है उनको डराते हैं, धमकाते हैं कि ये पैसा सारा का सारा अमेरिका की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करो। तो वो उनको अमेरिका के बॉन्ड खरीदने पड़ते हैं। वो बॉन्ड एक कागज का टुकड़ा है, एक दिन उसकी कीमत कागज के टुकड़े से भी कम हो जाएगी। वो रद्दी के भाव ही बिकने वाले हैं जो अमेरिकन बॉन्ड है वो। और उनको अमेरिका की ऐसी कंपनियों में शेयर खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है जिसका शेयर एक पॉइंट के बाद आके गिर जाता है और वो पैसा उनका गायब हो जाता है। तो उनको क्यों खरीदना पड़ता है, क्यों उनको अमेरिका की बॉन्ड मार्केट में और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ता है? क्योंकि अमेरिका की सेना उनको धमकाती है, अमेरिका की सरकार उनको धमकाती है सऊदी अरेबिया के शेखों को कि यदि तुमने ये पैसा इन्वेस्ट नहीं किया तो तुम्हारी खैर नहीं। और क्यों वो मटीरियल धमकी है। मटीरियल धमकी कैसे है कि आज सऊदी अरेबिया में 7वें, 6ठे या 5वें या 6ठे नंबर की शक्तिशाली सेना है सऊदी अरेबिया की। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सऊदी अरेबिया में सऊदी अरेबिया की सेना की ताकत 5वें या 6ठे नंबर पे, सबसे मजबूत सेना है वहां पे अमेरिका की, जिसकी शक्ति सऊदी अरेबिया की सेना से 100 गुनी, 200 गुनी, 500 गुनी है। उसके बाद नंबर आता है ब्रिटेन का, फिर आता है फ्रांस का। यहां तक कि कुछ लोग कहते हैं कि वहां जो साउथ कोरिया की सेना है जो कि बहुत छोटी है, ऐसे टोकन रिप्रेजेंटेशन के लिए भेजिए, दिखाने के लिए कि हम अमेरिकनों का साथ दे रहे हैं। तो साउथ कोरिया की जो सेना है वो वहां की सऊदी अरेबिया की सेना के से ज्यादा मजबूत है। एक दिन के अंदर पूरी सऊदी अरेबिया की सेना को खत्म कर सकते हैं। तो सऊदी अरेबिया का शेख पूरा अमेरिका के कंट्रोल में आ गया और उसके अंडर जो पूरा एक फंडिंग और टेररिज्म नेटवर्क है और मौलवियों का नेटवर्क है। सऊदी अरेबिया के अंदर पूरे दुनिया के मौलवियों का नेटवर्क कैसे है कि जितने भी दुनिया के ये मौलवी है उनको सबसे ज्यादा ग्रांट आती है सऊदी अरेबिया से, फिर वो इंडिया के हो, पाकिस्तान के हो, अफगानिस्तान के हो, कहीं के भी हो, उनको ग्रांट आती है सऊदी अरेबिया से। और वो सऊदी अरेबिया से जो ग्रांट आती है वो अब इनडायरेक्टली अमेरिका के कंट्रोल में आ गई कि अमेरिकन उनको धमकाते हैं कि ग्रांट का यदि इस आदमी को ग्रांट दो, इस आदमी को ग्रांट दो, इस आदमी को ग्रांट दो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। अब कुछ त्रासवादी एंटी अमेरिकन भी है, जैसे ओसामा बिन लादेन। वो कैसे हुआ कि जब अमेरिका ने इराक पे हमला किया तो अमेरिका थोड़ा एक्सपोज हो गया। सऊदी अरेबिया में और पूरी इस्लामिक वर्ल्ड में ये अमेरिका की नीयत स्पष्ट हो गई कि अमेरिका की नीयत क्या है कि उस एरिया में जितने भी तेल के कुएं हैं, मिनरल्स है, उस पर कब्जा करना, उस एरिया को एक एक आदमी को ईसाई बना देना, इस्लाम खत्म कर देना। जो अमेरिका का ध्येय है वो एक्सपोज हो गया। इसलिए जो पूरा वर्ल्ड टेररिस्ट नेटवर्क था जिसका केंद्र बिंदु सऊदी अरेबिया है, वो उसमें से एक हिस्सा अलग हो गया और वो एंटी अमेरिकन हो गया। उसके बाद जब अमेरिका ने और उस हिस्से को ईरान फंडिंग देने लगा। सऊदी अरेबिया में भी कुछ शेख है जो कि उस ग्रुप को फंडिंग देते, पर वो ज्यादा नहीं, वो छुप छुप के फंडिंग देते हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया का जो रॉयल फैमिली है वो 100% अमेरिका के साथ है, क्योंकि वो अमेरिका से दबा हुआ है। इसलिए पर जो एंटी अमेरिकन ग्रुप हो गया टेररिज्म का, उसको ईरान थोड़ी बहुत फंडिंग दे रहा है। तो इंडिया में और पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मदद आज की तारीख में भी अमेरिका कर रहा है। धीरे धीरे अमेरिका मदद कम कर रहा है और उसकी जगह चीन आ रहा है। पर अमेरिका क्यों मदद कर रहा था? ताकि पाकिस्तान को मजबूत किया जा सके और उसका इस्तेमाल
अफगानिस्तान के सामने और भारत के सामने हो सके। अफगानिस्तान के सामने यानी एक समय में अफगानिस्तान रूस के कंट्रोल में था, वहां पे रूस के सैनिक थे, तो रूस के सैनिकों से लड़ने के लिए उन्होंने इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट या जिहादी या जो भी कहो, उनकी बड़ी सेना खड़ी की थी, और वो सेना पाकिस्तान में थी, और वो अफगानिस्तान में जाते थे, रूसी सैनिकों को मार के वापस आ जाते थे। और रूस के लिए ये विषय था कि भाई पाकिस्तान पे अटैक करना है या नहीं, और वो रूस है वो कमजोर हो गया था, इसलिए वो पाकिस्तान पे अटैक नहीं कर पाया, इसलिए फाइनली वो अफगानिस्तान भी इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट के कंट्रोल में आ गया। तो अमेरिका ने वो एक बार अफगानिस्तान से रूसी सैनिक खदेड़ने के बाद वो नेटवर्क खत्म नहीं किया। उसने देखा कि भाई अब इस नेटवर्क का मैं कैसे और इस्तेमाल कर सकता हूं भारत के खिलाफ, चीन के खिलाफ, रूस के खिलाफ वगैरह। तो उसने उस नेटवर्क को चालू रखा, और वही टेक्निक जो मैंने आपको बिगनिंग में एग्जांपल में दिया कि यदि पुलिस वाले को या जज को या मिनिस्टर को आप व्यापारी हो और आपसे पैसा छीनना है थोड़ा बहुत या ज्यादा, तो वो सीधा आपके घर आके बंदूक दिखा के पैसा नहीं मांगेगा, वो किसी गुंडे को भेजेगा, आपको परेशान करवाएगा, और जब आप पुलिस स्टेशन फरियाद करने जाओगे या मिनिस्टर के पास फरियाद करने जाओगे तब आप अपनी खुशी से डबल पैसा देगो। वो हालात अमेरिका को भारत के सामने क्रिएट करने थे कि पाकिस्तान के द्वारा हजारों की संख्या में आतंकवादी भेजो, हजारों भारतीयों को मरवाओ, और एक भय का माहौल खड़ा करो नेताओं के सर के, कि आज मान लो बॉम्बे में, अहमदाबाद में, दिल्ली में, हर जगह 20-25 कसब घुस जाते हैं और 1000, 2000, 5000 को मार देते हैं, तो मनमोहन सिंह को दूसरे दिन रिजाइन करना पड़ेगा। इसलिए मनमोहन सिंह को अब अमेरिका से डर के रहना पड़ेगा। और किस तरह से अमेरिका कैसे डराता है कि भाई हम जो कहते हैं वो कर, वॉलमार्ट को आना है तो आज आना, वॉलमार्ट को कल आना दे, आज उसका गेट खोल दे। क्यों नहीं किया तो हम पाकिस्तान के थ्रू 100-200 कसब भेज देंगे पूरे इंडिया में, 2-3 हजार, 10,000 लोग मर जाएंगे हिंदुस्तानी, तेरे को दूसरे दिन रिजाइन करना पड़ेगा। इस तरह से वो नेता को दबाने का एक तरीका बन गया। तो अब इस्लामिक आतंकवाद का संचालन कैसे है कि अमेरिका का प्रोटेक्शन है और सऊदी अरेबिया पैसे देता है और पाकिस्तान उनको ग्राउंड फैसिलिटी देता है। ग्राउंड फैसिलिटी कैसे देता है? ट्रेनिंग कैंप है, आतंकवादियों के लिए ट्रेनिंग कैंप है, फिर उनका बॉस वहां पे बैठता है और वो उनको डायरेक्शन देता है। जैसे कसब और वो सब जब बॉम्बे में थे तो उसका संचालन दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में बैठ के कर रहा था, उनको जो भी थोड़ी बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इस तरह से पाकिस्तान है वो आदमी प्रोवाइड कर रहा है और ग्राउंड प्रोवाइड कर रहा है, सऊदी अरेबिया पैसे प्रोवाइड कर रहा है और अमेरिका दोनों को सिक्योरिटी दे रहा है। सऊदी अरेबिया को सिक्योरिटी दे रहा है कि तुम डरो मत, यदि भारत तुम पे हमला करता है तो हमारी सेना तुम्हारी रक्षा करेगी। या तो भारत मान लो इराक में जो सदाम हुसैन की सेना थी उसको मदद की होती कि जाओ भाई सऊदी अरेबिया के शेखों को मार डालो, क्योंकि सऊदी अरेबिया के शेख भारत में आतंकवादियों को पैसा भेज रहे हैं, तो वो मुमकिन नहीं था क्योंकि अमेरिका सऊदी अरेबिया को सपोर्ट कर रहा है। और हम यदि सऊदी अरेबिया के किसी भी दुश्मन को सपोर्ट करेंगे तो हमें अमेरिका 10 गुना नुकसान पहुंचा सकता है और पहुंचाएगा। तो अमेरिका के प्रोटेक्शन की वजह से सऊदी अरेबिया चल रहा है, पर वो एक पॉइंट के बाद अमेरिका, सऊदी अरेबिया भी पूरा का पूरा ऑफिशियली हड़प लेगा, जैसे इराक को हड़प लिया, और वो उसको ईसाई बना देगा जैसे दूसरे देशों को ईसाई बनाए। अब जो इस्लामिक आतंकवाद का एक हिस्सा जो कि सऊदी अरेबिया से और अमेरिका से अलग होके एंटी अमेरिकन हो गया, क्योंकि उसने अमेरिका की ये तरकीब को भांप लिया कि भाई अमेरिका ने जिस तरह से इराक को तबाह किया उस तरह से वो ईरान, सऊदी अरेबिया, लीबिया सारे देशों को तबाह करके वहां पे तेल के कुएं हथिया लेने वाला है। तो वो हिस्सा अलग हो गया और उस हिस्से को अब चाइना मदद कर रहा है। चाइना देखता है कि ये हिस्सा मेरे काम आएगा, मेरे काम किस लिए आएगा, वो भारत के खिलाफ उसको काम आएगा और अमेरिका से लड़ने के लिए भी काम आएगा, क्योंकि एक आदमी यदि इस्लामिक त्रासवादी रूपे गुंडे भेजता है तो दूसरे आदमी को भी गुंडे पालने पड़ेंगे। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पुलिस जैसा तो कुछ है ही नहीं, जितने हैं सब गुंडे ही हैं। हमें भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जिस तरह से पिछले 5,000 साल से चल रहा है, शायद 10 साल बाद, 20 साल बाद बदल जाए, मुझे नहीं पता 20 साल के बाद दुनिया कैसी होगी, पर आज की दुनिया तो ऐसी है और इसी में से हमें कोई रास्ता ढूंढना है। तो इसलिए उसका चीन भी इस्तेमाल कर रहा है।
अब ये इसमें हमारे पास सॉल्यूशन क्या है उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करूंगा। इस वीडियो में प्रॉब्लम के बारे में मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूं तो सऊदी अरेबिया फिलहाल पैसों के द्वारा उसने किस तरह से कंट्रोल किया है। एक तो वो मौलवियों को पैसा देता है जो कि इस्लामिक अलगाववाद टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं। वो यहां के जो स्थानिक मुस्लिम हैं उनको भी उकसाते हैं कि तुम दंगे फसाद करो, जैसे कि गोधरा में जो ट्रेन जलाई गई थी उसका संचालन पाकिस्तान से हुआ था, लेकिन जो पैसा आता है जब भी पैसे की मदद पड़ती है मदरसाओं को तो वो सारा पैसा सऊदी अरेबिया से आता है। और दूसरा पैसे का एक हिस्सा जो सऊदी अरेबिया आता है वो यहाँ के पेड मीडिया को दिया जाता है। बहुत सारे पेड मीडिया जैसे एमडीटीवी उसको सऊदी अरेबिया से मदद आती है, बहुत पैसा आता है। तो वो एक पूरा मीडिया ग्रुप है, पेड मीडिया ग्रुप, जो कि सऊदी अरेबिया से मिलने वाले पैसे के लिए ऐसे पॉलिटिशियन को फेवर करता है जो कि सऊदी अरेबिया से मतलब सऊदी अरेबिया के एजेंडा से को छेड़े नहीं, यानी सऊदी अरेबिया के एजेंडा को या तो मदद करे या तो कम से कम उसको उसमें रोड़े ना अटकाए। और दूसरा, सऊदी अरेबिया बांग्लादेशियों को स्पॉन्सर कर रहा है कि लाखों करोड़ों की संख्या में, लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में यदि बांग्लादेशी भारत के अलग अलग शहरों में घुसते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में, आसाम में, बॉम्बे में, गुड़गांव में, दिल्ली में, यहां तक कि अहमदाबाद में भी 20-25 हजार बांग्लादेशी है, जो कि बाकी राज्यों की तुलना में कहूंगा स्थिति बहुत कम खराब है, लेकिन 25 हजार है, शायद 2-2.5 लाख है, उसका इंतजार करते होंगे कि कब उनको खदेड़ा जाए, क्योंकि 25 हजार है और उनकी तादाद धीरे धीरे, भले ही धीरे पर बढ़ रही है। जयपुर जैसे एरिया में भी बांग्लादेशी है, बिहार के भी कुछ जिलों में बांग्लादेशियों की संख्या बढ़ रही है। तो हर एक भारत के, बेंगलोर में लाखों की संख्या में बांग्लादेशी है, शायद 1 लाख से ऊपर कहा जाता है। तो यदि भारत के सारे बड़े शहरों में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी है तो युद्ध के समय उनको हथियार पहुंचाकर बड़ी संख्या में मार काटाई की जा सकती है, नुकसान पहुंचाया जा सकता है, भारी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो अब जो सऊदी अरेबिया का नेटवर्क सफल हो रहा है, एक तो ये कि वो मौलवियों को पैसा देते हैं और उसके द्वारा बड़ी संख्या में जो लोकल यूथ है उनको टेररिज्म की तरफ खींचते हैं। पर साथ में दूसरा भी कि वो बीजेपी के एमपी है, कांग्रेस के एमपी है, कम्युनिस्ट पार्टी के एमपी है, उनको भी बड़ी मात्रा में रिश्वत देते हैं ताकि वो भारत में बांग्लादेशी घुस रहे हैं उनको रोकने के लिए कोई मजबूत कानून ना बनाए। और वो सारे एमपी मिल गए हैं, जैसे कि बीजेपी के एमपी ने भी 6 साल उनका पावर रहा, उन्होंने कोई कदम नहीं लिए कि बांग्लादेशी जो घुस रहे हैं उनको रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। एक छोटा सा स्टेप ले सकते हैं कि जितने भी मोबाइल फोन है इंडिया में और उसमें जो फोन बांग्लादेश टू एंड फ्रो होते हैं वो सारे इंटरनेट पे फोटो के साथ डाल दो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक आदमी का मोबाइल फोन का बिल इंटरनेट पे डाल दो, उसकी जरूरत भी नहीं है और बेकार में खर्चा होगा, बेकार में लोगों की लिबर्टी या प्राइवेसी खत्म होगी। ये भी नहीं कहता कि आप जितने इंटरनेशनल कॉल कर रहे हो उसकी लिस्टिंग इंटरनेट पे आपके फोटो के साथ डाल दो, वो भी मेरा स्टेटमेंट नहीं है। मेरा स्टेटमेंट ये है कि मेरा मोबाइल फोन देखो और मेरे मोबाइल फोन में यदि महीने में 1 घंटे से ज्यादा इनकमिंग कॉल है बांग्लादेश से या आउटगोइंग कॉल है तो मेरा मोबाइल का वो बांग्लादेश वाला बिल, उतना पोर्शन और मेरा फोटो वो वेबसाइट पे डाल दो। तो इससे कम से कम अंदाज तो आ जाएगा कि भारत के अंदर कितने लाख करोड़ बांग्लादेशी है। तो वो काम करने के लिए भी बीजेपी एमपी मना कर रहे हैं। मेरी जो भी थोड़ी एमपीओं से बात हुई, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बात हुई कि आप पार्लियामेंट के अंदर ये कानून तो रखो कि भाई जितने भी टू एंड फ्रो बांग्लादेश कॉल आ रहे हैं, देखो आपको जो बिल मिलता है उसमें इनकमिंग कॉल की डिटेल नहीं होती, सिर्फ आउटगोइंग होती है। पर पुलिस जब बिल मंगाती है मोबाइल फोन कंपनी से तो उसमें इनकमिंग कॉल की भी लिस्टिंग होती है कि आपको कितने इनकमिंग कॉल्स आए। तो इस तरह से पुलिस के पास पावर है कि वो सारे इनकमिंग कॉल के मंगाए और जितने बांग्लादेश कॉल हो रहे हैं उसकी लिस्ट फोटो के साथ वेबसाइट पे डाल दे। तो बीजेपी एमपी मना कर रहे हैं कि इस तरह का कानून हम नहीं मांगना चाहते। अब वो तो ऑपोजिशन में बैठे, मांगने में क्या जाता है, पास नहीं होता चलो उनकी गलती नहीं है, पर सारे के सारे बीजेपी के एमपी, आप भी 2-4 एमपी को जानते हो तो पूछ लेना, वो आप ये बात करोगे तो वो दोबारा आपको कभी चाय पीने भी नहीं बुलाएंगे।
हमेशा के लिए आपसे हमेशा की जिंदगी की दुश्मनी कर ली और गलती। और यदि आपने ये बात अफवाह नहीं, हकीकत की बात करनी शुरू की कि भाई मैंने फला फला बीजेपी एमपी से बात की, वो ये बांग्लादेशियों की कॉल डिटेल मांगने से मना कर रहा है, तो आपसे 7 जन्म के लिए वो दुश्मनी रखेगा। पर सोचने की बात है कि ये एमपी मना क्यों कर रहे हैं इस बात का, क्योंकि उनको वेस्ट बंगाल, उनको सऊदी अरेबिया से पैसा आ रहा है कि भाई इस मुद्दे पे आप कुछ काम मत करो। पैसा के साथ साथ डर भी आ रहा है। डर क्या आ रहा है कि देखो भाई, तुमने यदि ये एजेंडा उठाया तो ये इतने सारे टीवी चैनल हमारे पालतू कुत्ते हैं, पेड मीडिया चैनल, और हम उन चैनलों को पैसा देके कहेंगे कि वो आपके कच्चे चिट्ठे खोलना शुरू करें। जो भी सच्चे या गलत, उनके सामने भ्रष्टाचार की फरियाद होगी या जो भी सच्ची गलत फरियाद होगी, वो बड़े पैमाने पे वो मीडिया में उछालेंगे। तो इस तरह से सऊदी अरेबिया की लॉबी उनकी दबा रही है। और तीसरा जो उनका हथियार है सऊदी अरेबिया का, वो है कि वो बड़े पैमाने पे सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जजों को पैसा देते हैं। और उनके कैसे पैसा देते हैं, वो सीधा तो पैसा नहीं देंगे। जज कभी इतना बेवकूफ है भी नहीं कि वो कैमरे के सामने पैसा ले। जैसे एक मिनिस्टर था जुदेव, कैमरे के सामने पैसा लिया था उसने, उतने बेवकूफ नहीं है। वो अपने रिश्तेदार वकीलों के थ्रू पैसा लेते हैं। तो सऊदी अरेबिया है वो सुप्रीम कोर्ट के जजों के जो रिश्तेदार वकील हैं उनको करोड़ों रुपए देता है और उनके थ्रू उनको वो कंट्रोल में रहता है। और हर एक जगह देखो तो सामने एक माइनस पॉइंट है कि हमारे जो साधु संत है, साधु संत यानी हमारे मंदिरों के जो मालिक है, जो भी साधु जो कि मंदिरों के मालिक है, हर एक साधु फिर मंदिर के मालिक नहीं है। जैसे स्वामी रामदेव जी किसी मंदिर के मालिक नहीं है। वो इस तरह का लोगों को नहीं कहते कि भाई किसी मंदिर में जाके पूजा करो और तुम्हें मोक्ष मिलेगा और वहां पे दान करो, वो पैसा स्वामी जी को मिला, ऐसा नहीं है। मतलब हिंदू धर्म में सारे साधु संत मंदिरों के मालिक नहीं है। लेकिन जो साधु संत मंदिरों के मालिक है और उनको करोड़ों रुपया मिलता है, वो सुप्रीम कोर्ट के जज के वकीलों को इतना पैसा नहीं देते जितने सऊदी अरेबिया के शेख देते हैं। वो बीजेपी के सांसदों को भी इतना पैसा नहीं देते। आप बीजेपी के सांसदों से मिलना और कभी बात हो तो पूछना कि भाई आपको क्या ये जो मंदिरों के मालिक है वो पैसा देते हैं, वो वोट दिलाने में मदद करते हैं पर पैसा नहीं देते उनको। तो जाहिर है एमपी है, उसको पार्टी चलाने के लिए या घर भरने के लिए जो भी हो वो अलग बात है, उसको पैसा चाहिए। तो वो सऊदी अरेबिया वाले उसको पैसा दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो किसी भी पार्टी का एमपी हो, कम्युनिस्ट पार्टी का हो या कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, उसका थोड़ा सा रुख है वो प्रो सऊदी हो जाएगा। वो यही सोचेगा कि भाई ये मंदिर वाले हैं, वो तो मुझे पैसा दे नहीं रहे हैं, और ये सऊदी अरेबिया वाले मुझे पैसा दे रहे हैं, तो 2 काम उनके कर दो, क्योंकि बिना पैसे तो मेरी गाड़ी चलने नहीं वाली या तो मेरा घर भरने नहीं वाला, जो भी उसके इंटेंशन हो। तो ये माइनस पॉइंट का उपाय क्या है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि भाई ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि हमारे साधु संत कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट के लिए, यानी कि युवकों को हथियारों की ट्रेनिंग देनी हो या तो उनको इंफॉर्मेशन देनी हो कायदे कानून की, ये करने, और या तो मिनिस्टरों को या जजों को रिश्वत देनी हो, तो उसके लिए वो मंदिर में से जो पैसा आता है वो निकालते नहीं है। जबकि सऊदी अरेबिया अनगिनत मात्रा में उसके पास जो पैसा है वो इस सब चीजों में खर्च करने को तैयार है अपना एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए। अब सऊदी अरेबिया का जो नेटवर्क है उसका मैं पावर बताने के लिए एक और आपको एग्जांपल दूंगा, और वो एग्जांपल है कि वाजपेयी ने 2021 साल में 2000 या 2021 साल में जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसमें एज 16 साल से बढ़ा के 18 साल कर दी। वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट क्या है? राजीव गांधी ने जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बनाया 86 में, जो खराब था, वो ये कहता है कि यदि कोई 16 साल से कम उम्र का आदमी क्राइम करता है तो कितना भी गंभीर क्राइम हो, मर्डर हो, बलात्कार हो, मारपीटाई हो, कितना भी गंभीर क्राइम हो, उसको 3 साल से ज्यादा सजा नहीं होगी, पुलिस उसको रिमांड पे नहीं, वगैरह वगैरह। तो वो कानून गलत था। तो वाजपेयी ने क्या किया, वो एज लिमिट 16 से बढ़ा के 18 कर दी। मतलब एक गलत कानून को ठीक करने के बजाय उसने और गलत कर दिया। और उसमें 5 मंत्री इन्वॉल्व है, वाजपेयी, अडवाणी, अरुण जेटली, राम जेठमलानी और अरुण शौरी। ये 5 मिनिस्टरों ने मिलके उसकी 16 साल की उम्र बढ़ा के 18 साल कर दी। यानी कि 18 साल से कम उम्र का लड़का कोई भी क्राइम करता है, मर्डर, रेप, मारपिटाई, चोरी,
तो उसको मैक्सिमम 3 साल की सजा होगी, उससे ज्यादा सजा नहीं होगी। और उसमें जो बाइलॉज है वो तो ये कहता है कि पहला ऑफेंस होगा तो शायद 4 महीने की सजा हो। फिर पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर सकती, पुलिस उसको रिमांड पे नहीं ले सकती, 1 दिन के लिए भी रिमांड पे नहीं ले सकती। पुलिस ने उसको अरेस्ट किया तो फौरन पुलिस को उसको जुवेनाइल जस्टिस होम में रखना पड़ेगा। अब जुवेनाइल जस्टिस होम की सिक्योरिटी भी बहुत कमजोर होती है, वो कोई जेल जैसी नहीं होती, यानी वहां से कैदी को भागना भी बहुत आसान है, भागना भगाना हो तो भी आसान है। फिर वहां पे सिर्फ उसको साइकोलॉजिस्ट ही उसको क्वेश्चन कर सकते हैं, पुलिस है वो उसको सवाल भी नहीं पूछ सकती। सवाल पूछने हैं तो वो रिमांड पे जैसे मार पिटाई होती है वो भी आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया। तो ये सारे कानून वाजपेयी ने क्यों पास किए? क्योंकि सऊदी अरेबिया चाहता था कि उम्र 16 से बढ़ के 18 हो, ताकि जो लव जिहाद में जो इन्वॉल्व है उनको कम सजा हो, उनको थोड़ी मानसिक शांति मिले कि भाई यदि मेरे खिलाफ कोई केस हो गया और गुनाह साबित भी हो गया तो मुझे 3 साल से ज्यादा सजा नहीं होगी। क्योंकि उसमें जो कुछ क्राइम उसमें आते हैं कि मार पिटाई का क्राइम है, या अपहरण का क्राइम है, या रेप का क्राइम है, या छेड़खानी का क्राइम है, तो छेड़खानी में 3 साल की सजा हो सकती है, अपहरण में 7 साल की सजा हो सकती है, मार पिटाई में 7 साल की सजा हो सकती है, बलात्कार में 7 से 15 साल की सजा हो सकती है। तो ये सारे में इस वजह से जो लव जिहाद में इन्वॉल्व होने वाले यूथ थे वो डरते थे कि भाई कहीं मुझे 15 साल की जेल हो गई तो, या तो कुछ चलो जेल बेल नहीं हुई लेकिन पुलिस ने मुझे पकड़ के पीट दिया तो, स्टेशन के अंदर 7, 8, 10 दिन रिमांड पे रखा और मेरे हड्डी पसली एक कर दी तो वो युवक आगे आने से डरते थे। तो वो न डरे इसलिए सऊदी अरेबिया ने बीजेपी के ये 5 मंत्रियों को पैसा दिया और वो 5 मंत्रियों ने उम्र से 16 से 18 साल कर दी। और दूसरी तरफ हिंदू मंदिर के जो मालिक थे उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया। उन्होंने यदि पैसा दिया होता तो उम्र 16 साल की 14 साल कर देते, इनको क्या फर्क पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में कानून है कि 11 साल से बड़ी उम्र का लड़का यदि क्राइम करता है और साइकोलॉजिस्ट और ज्यूरी को लगता है कि भाई ये जो 12 साल का 11 साल का क्रिमिनल है, एक्यूज्ड है, वो मैच्योर आदमी है, समझदार आदमी है, उसको पता था कि भाई विक्टिम पे क्या बीतेगी, उसको पता था कि वो जो कर रहा है वो गलत है, वो एक मोरल क्राइम है, लीगल क्राइम है, तो उसको पूरी सजा दे सकती है फांसी के सिवा। 15 साल के लिए जेल में डाल सकती है, 20 साल के लिए जेल में डाल सकती है। और डाला भी है, ऐसे भी केस है कि 14 साल की उम्र के व्यक्ति ने क्राइम किया और उसको 20 साल के लिए जेल भेज दिया। तो वो कानून इंडिया में डाल सकते थे पर वो नहीं डाला क्योंकि जिसको उस कानून की जरूरत थी उसने कोई पैसा नहीं दिया, मतलब वो जो मंदिरों के मालिक थे वगैरह। और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया ने पैसा दिया तो 16 साल की उम्र 18 साल कर दी। तो अभी जो आतंकवाद है मैं उसके कारणों पे अब समरी लूंगा कि एक तो उसके पीछे अमेरिका है। अमेरिका है वो सऊदी अरेबिया को और पाकिस्तान को प्रोटेक्शन दे रहा है, जिसकी वजह से भारत है वो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान पे कोई धावा नहीं बोल सकता और उस पर प्रोटेक्शन है, उसकी वजह से वो एक के बाद एक क्राइम किए जा रहे हैं। वो मैं एनालॉजी फिर से दूंगा कि पुलिस को आपसे पैसा छीनना है तो पुलिस या जज है या मंत्री है वो सीधा आपके घर पे नहीं आता, वो गुंडा भेजता है, गुंडा आपको परेशान करेगा, आप पुलिस स्टेशन जाओगे, आपको डबल पैसा। इतना ही नहीं, आपने यदि गुंडे को चाटा भी मारा तो ह्यूमन राइट्स वाले आ जाएंगे कि ये क्या किया तूने, कानून को काम कर दे दो, कानून हाथ में लेने का आपको क्या हक है। यानी आप गुंडे को चाटा मारोगे तो ह्यूमन राइट्स वाले आके गालियां देंगे और पुलिस आपको आके दूसरी मिनट में अंदर कर देगी कि आपने उसको चाटा क्यों मारा, आपने कानून हाथ में क्यों लिया। और उसको प्रोटेक्शन मिलेगी, मान लो आपने कंप्लेन की तो उसको अरेस्ट हो गया, दूसरे मिनट जज उसको बेल दे देगा, वो दोबारा आपको परेशान करने आएगा। मतलब जब तक आप पुलिस को, जज को और मंत्री को पैसा नहीं दोगे तब तक वो गुंडा आपको परेशान करता रहेगा। यही स्थिति अमेरिका ने भारत के सामने खड़ी की है कि वो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के थ्रू आतंकवादी भेजता है ताकि हर बात में हमें अमेरिका का कहा करना पड़े। और सऊदी अरेबिया है वो पूरा का पूरा, सऊदी अरेबिया उसको अमेरिका को गुलामी मान लो, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस इट इज स्लेव ऑफ अमेरिका। सऊदी अरेबिया, कुवैत, दुबई, वो पूरा इलाका वो अमेरिका का गुलाम क्यों है? जैसा मैंने आपको बताया कि वहां पे अमेरिका की सेना जो है उसकी ताकत सऊदी अरेबिया की सेना से 100 गुनी है। वो चाहे तो सऊदी अरेबिया के एक एक सैनिक को 2 दिन के अंदर खत्म कर सकती है। सऊदी अरेबिया के एक एक शेख को, प्रिंस को, वहां पे सऊदी अरेबिया का जो हाउस ऑफ साउद कहते हैं उसमें प्रिंस, उसका हर एक मेंबर है उसको प्रिंस कहा जाता है, सऊदी प्रिंस कहा जाता है। कुछ 5000 की तादाद है उनकी और वो 5000 को एक ही दिन में खत्म कर सकते हैं और इसलिए वो पूरा अमेरिका के कंट्रोल में है। और एक हिस्सा आतंकवादियों का एंटी अमेरिकन हो गया है क्योंकि उसको अमेरिका की इस प्लान की भनक आ गई और वो उसके खिलाफ लड़ना चाहता है, तो वो अब चाइना से सपोर्ट ले रहा है। और ये दोनों देश हमारे दुश्मन है, चाइना और अमेरिका, ये दोनों तो हमको, तो हमारे लिए तो ये दोनों फैक्शन खतरनाक है।
ऐसा नहीं है कि एक फैक्शन हमारे लिए अच्छा और दूसरा फैक्शन हमारे लिए खतरनाक है, ये दोनों फैक्शन हमारे लिए खतरनाक है। लेकिन इन दोनों के पीछे जो गॉडफादर है और अमेरिका, जब तक हम उनको डराएंगे नहीं कि भाई तुम इस गुंडे को समर्थन देना बंद करो, जैसे कि गुंडा आपको परेशान कर रहा है, तो उसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है कि आपको जज को और मिनिस्टर और कमिश्नर को डराना पड़ेगा कि खबरदार तूने इस गुंडे को इस तरह का प्रोटेक्शन दिया तो गुंडा तो बाद में जाएगा, पहले तू मरेगा। जब तक आप यानी हम नागरिक इन तीनों को सीधा नहीं करेंगे, गुंडों के गॉडफादरों को, तब तक एक गुंडा मरा तो उसकी जगह दूसरा आ जाएगा। वो तो इस तरह से तो बहुत सारे लोग हैं जो कि गुंडागर्दी करने को तैयार हो जाएंगे। आज हम 2-4 आतंकवादियों को मारेंगे और वो मारना ही चाहिए। कसब को फांसी दी, अच्छा किया। अफजल को फांसी दी, वो भी अच्छा किया। पर इनकी जगह अमेरिका और चाइना है, वो 100 ढूंढ लेगा इनकी जगह। 1000 पड़े हैं जो कि इनकी जगह लेना चाहते हैं। तो इनके जो गॉडफादर है, जब तक हम उन पे डराएंगे नहीं, उनको रियलिस्टिक थ्रेट नहीं क्रिएट करेंगे उनके माइंड में, तब तक ये आतंकवाद चलता रहेगा। तो इसका सॉल्यूशन, मतलब कि कौन से गैजेट नोटिफिकेशन छापने से ये समस्या कम होगी, वो अगले वीडियो में आएगा। धन्यवाद।